हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे सीटेट 2020 के लिए, जिसमें आज हम लोग पेपर 2 विज्ञान शिक्षण शास्त्र यानी कि साइंस पैडागोजी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम लोग इस सीरीज़ में सेट नंबर 18 को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस सेट आपको लिंक पे मिल जाएंगे, आई सेक्शन में ऊपर लिंक दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पीडीएफ आपको देखने के लिए मिलेगा और दूसरे अदर लिंक्स देखने के लिए मिलेंगे। इसी तरीके की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा फॉर नौकरी को फॉर सीटेट 2020 प्रिपरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं अपने मैराथन सीरीज़ का, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 18 डिस्कस कर रहे हैं साइंस पैडागोजी के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंस? निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान की विशेषता नहीं है? साइंस फोकस एंड ट्राई टू मेक you understand the natural world around you. B is science is an attempt to understand different happenings through analyzing, testing and verification. C बोलता है science explains all the supernatural myths of the words. D बोलता है science is a process of acquiring and डिफाइनिंग नॉलेज। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, चैट के फॉर्म में आप लोग रिप्लाई कर दीजिए और एसेस करना है अपने आप को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि ये आपके लिए सीटेट 2020 के लिए बहुत ही यूजफुल क्वेश्चंस रहेंगे। बताया भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हमारे पास साइंस एक्सप्लेन ऑल द सुपर नेचुरल मिथ्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये क्या है, एक विशेषता नहीं है साइंस के लिए। क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। देखिए विज्ञान जो है दुनिया के सभी अलौकिक मिथ्यों की व्याख्या करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो ये एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंस। क्लियर है भाई, क्योंकि साइंस किस चीज़ पर फोकस करता है? साइंस जो फोकस करता है नेचुरल वर्ड्स, जितना भी आपके आसपास का प्राकृतिक वर्ड है, प्राकृतिक विश्व है आपके आसपास, उसको डिस्क्राइब करता है साइंस। और साइंस जो है एक अटेम्प्ट है, आप ये समझ सकते हैं कि जो विज्ञान विश्लेषण और परीक्षण और सत्यापन के माध्यम से विभिन्न घटनाओं को जो हम समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, वो एक तरीके से आपके पास विज्ञान है। विज्ञान दुनिया की किसी भी अलौकिक मिथ्यों की व्याख्या नहीं करता है भाई। ठीक है, विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने और परिभाषित करने की एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर द टीचर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द साइंस? विज्ञान की प्रकृति को समझना शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? ए to enable teachers understand the right amount and level of content required for learner at different stages. B to enable teachers adopt the right kind of teaching learning strategies for learners. C the learners understanding of science majority depends upon his or her teacher understanding of the nature of the science. और D कहता है all of the above। बताया भाई क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। भाई डी जो ऑप्शन है वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन डी ऑप्शन बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। बताइए भाई क्या करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, कि जो विज्ञान की प्रकृति को समझना शिक्षकों के लिए क्यों अनिवार्य है, ये हमें बताना है। तो देखिए जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नीचे दिया गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। डी इज़ द ऑल ऑफ द अबव, सभी के सभी को हम इंक्लूड करते हैं विज्ञान की प्रकृति को समझने के लिए, क्योंकि शिक्षकों के लिए जो विज्ञान की प्रकृति को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जो प्रत्यक्ष रूप से जो शिक्षक जो हैं शिक्षार्थियों को प्रभावित करते हैं, तो वे अगर विज्ञान की प्रकृति को नहीं समझेंगे तो किस तरीके से जो विद्यार्थी हैं उनको विज्ञान को अवगत करा सकते हैं। क्लियर है भाई। और शिक्षकों को शिक्षार्थियों की जो संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं, उसके अनुसार जो पाठ्यक्रम होता है ना, वो तय करने में मदद करता है। ठीक है, उन्हें वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझाने के लिए सही प्रकार के उपकरणों और स्थितियां जो होती हैं को चुनौती में अनुमति देता है। क्लियर हो गया भाई। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब तक शिक्षक नहीं समझेगा चीज़ों को, विज्ञान की प्रकृति या नेचर को नहीं समझेगा, तो वो अपने स्टूडेंट्स को सही माध्यम से नहीं बता पाएगा क्योंकि विज्ञान की प्रकृति, विज्ञान के नेचर के बारे में जब तक आप नहीं समझेंगे तो दूसरों को किस तरीके से समझा पाएंगे। क्लियर हो गया। तो इसलिए ऑल दी अबव, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वाभाविक प्रश्न है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए
कैन फिश सर्वाइव विदाउट वाटर, बी वाई पेपर बोट फ्लोट्स एंड पेपर सिंक्स, सी बोलता है वाई फ्लावर्स आर नॉट ग्रीन, डी इज ऑल द अबव। बताए कौन सा इनमें से एक स्पॉन्टेनियस यानी कि स्वाभाविक प्रश्न है। आंसर कीजिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो देखिए जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी आंसर किया है वो करेक्ट है। सी क्या है, एक स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन है। क्या बोलता है, वाई फ्लावर्स आर नॉट ग्रीन, फूल हरे क्यों नहीं हैं। तो ये एक स्वाभाविक सा क्वेश्चन है जिसको बच्चा देखकर पूछ सकता है। तो जो प्रश्न जो शिक्षार्थियों द्वारा किसी प्राकृतिक घटना के प्रति अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा उठाते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक कोई भी नेचुरल एक्टिविटी बच्चे ने देखी उसको देख के जो सडन अपने क्वेश्चन किया स्टूडेंट ने टीचर से उस प्राकृतिक एक्टिविटी के ऊपर, यानी कि उस नेचुरल एक्टिविटी के ऊपर जो क्यूरियोसिटी बच्चे में डेवलप हुई, तो उन्हें क्या बोलेंगे, स्वाभाविक प्रश्न के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है, वाई फ्लावर्स आर नॉट ग्रीन, समुद्री पानी का रंग नीला क्यों होता है। एक ये भी कि जो समुद्र का पानी होता है वो ब्लू क्यों होता है। तो ये भी एक स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेस्टेबल क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक परीक्षण योग्य प्रश्न नहीं है। टेस्टेबल का मतलब परीक्षण योग्य प्रश्न नहीं है, ये आपको बताना है। ए बोलता है कैन फिश सर्वाइव विदाउट वाटर, कैन यू लोकेट स्टार्स इन द मॉर्निंग स्काई, विल आइस मेल्ट एट रूम टेम्परेचर, डी बोलता है वाई पेपर बोट्स फ्लोट एंड पेपर सिंक्स। बताया भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा एक टेस्टेबल क्वेश्चन नहीं है, ये हमें बताना है। करेक्ट आंसर कीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। दोनों एक दूसरे से, क्वेश्चन 3 एंड 4 थोड़े थोड़े से सिमिलर से क्वेश्चन हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन हैं। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। देखिए जो वाई पेपर बोट्स फ्लोट एंड पेपर सिंक्स, ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, टेस्टेबल क्वेश्चन नहीं है, परीक्षण योग्य प्रश्न नहीं है। यानी कि जो हम टेस्ट करके जिसका तथ्य बता सकते हैं कि वाई पेपर बोट्स फ्लोट एंड पेपर सिंक, तो ये क्या कह रहे हैं, टेस्टेबल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये क्या है, एक स्टिमुलेटिव क्वेश्चन है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टिमुलेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो टेस्ट किया जा सकता है और आंसर किया जा सकता है एक एविडेंस के द्वारा, यानी कि प्रैक्टिकल माध्यम के द्वारा या किसी ऑब्जर्वेशन के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, वो क्या कहलाता है, टेस्टेबल क्वेश्चन कहलाता है। क्लियर हो गया भाई। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा टेस्टेबल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक उत्तेजक प्रश्न है। स्टिमुलेशन का मतलब है एक उत्तेजक प्रश्न की कैटेगरी में आता है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे भी क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। हाउ कैन यू एश्योर दैट साइंस प्ले एन इम्फेटिक रोल इन द वर्ल्ड। आप कैसे विश्वास दिला सकते हैं कि विज्ञान दुनिया में एक अनुकरणीय भूमिका निभाता है। बताइए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। ए मानव अस्तित्व को खतरे में डालने वाले मुद्दों के प्रति सहमति, बी बाय बैनिंग दोज टेक्निक्स विच आर कैपेबल ऑफ हार्मिंग द वर्ल्ड, सी बाय टीचिंग स्टूडेंट टू ऑलवेज लर्न गुड साइड अबाउट साइंस, डी बोलता है ऑल द अबव। क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, फटाफट से आप आंसर कर दीजिए। तो देखिए जो राइट आंसर है वो है हमारे पास मानव अस्तित्व को खतरे में डालने वाले मुद्दे के प्रति सहमति। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि विज्ञान अनुकरणीय या दमनकारी हो सकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए जो है विज्ञान हमारी दुनिया में एक अनुकरणीय भूमिका निभाता है। क्लियर है भाई। हमारे पास जो भी मानव अस्तित्व है उसको खतरे में डालने वाले मुद्दों के प्रति एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण जो होता है भाई, वो होना चाहिए हमारे पास में। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के द्वारा होना चाहिए। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 1 इसको सेटिस्फाइड करता है कि जो ट्रांसपेरेंसी है और जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सभी के बीच में। तो मानव अस्तित्व को खतरे में डालने वाले मुद्दों के प्रति सहमति, क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द रोल ऑफ साइंस टीचर शुड बी। एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। प्रोवाइड प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट टू द लर्नर्स, गाइड लर्नर टू प्रैक्टिस एंड मेमोराइजेशन ऑफ द क्रिएटिव आइडियाज, सी एनकरेज ऑल लर्नर्स टू फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ हाई कॉग्निटिव एबिलिटीज, और डी कहता है भाई प्रोवाइड रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू द लर्नर्स। क्या रोल होना चाहिए साइंस का, साइंस टीचर का, नॉट साइंस का, हम साइंस टीचर के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका क्या रोल होना चाहिए, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। जिन लोगों ने भी डी दिया है बिल्कुल करेक्ट है। क्या बोलता है डी, प्रोवाइड वैरायटी
रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू द लर्नर। इसी तरीके के क्वेश्चन हम प्रीवियसली भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये मिलता जुलता क्वेश्चन है। जो रोल ऑफ टीचर साइंस टीचर होता है, शुड प्रोवाइड वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि उनको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे लर्नर्स को। और साइंस टीचर के जो होता है वो डज नॉट, उसको ये सब नहीं करना चाहिए कि प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट टू द लर्नर्स, नाइदर द शुड एनकरेज द मेमोराइजेशन। कहने का मतलब है कि जो साइंस टीचर है उसको मेमोराइजेशन पे यानी कि रट्टाफिकेशन पर बल नहीं देना है, इस चीज़ पर हमें ध्यान रखना है। हमें एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग देनी है, एक्टिव लर्निंग देनी है। इस यहाँ जो भी इस तरीके का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा उस पर आप जाइए, बिल्कुल करेक्ट रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 7 देखते हैं। एट द अपर प्राइमरी लेवल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद लर्निंग प्रिंसिपल ऑफ साइंस। ऊपरी प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से क्या विज्ञान के सीखने के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वर्किंग विद हैंड्स थ्रू एक्टिविटीज एंड सर्वे। सी कॉन्सेप्ट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आर टू बी अराइव थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज। या डी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। आपको ये बताना है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है जो लर्निंग प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस है वो किस चीज़ से रिलेट नहीं करती है। करेक्ट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो देखिए जो हमारे पास राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट इज द राइट आंसर। क्योंकि जो अपर प्राइमरी स्टेज है उसमें एनसीएफ 2005 हमसे कहता है, रिकमेंड करता है कि साइंस लर्निंग बाय वर्किंग विद हैंड्स, यानी कि जो बोलता है वर्किंग विद हैंड्स होना चाहिए हमारे पास, लर्निंग बाय एक्टिविटीज़ होना चाहिए, और डिज़ाइन सिंपल टेक्नोलॉजिकल यूनिट्स होनी चाहिए। यानी कि जो बच्चों को समझाने के लिए जो यूनिट्स हमने रखी हुई हैं कैरिकुलम में वो सिंपल होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड होनी चाहिए, वर्किंग मॉडल्स होने चाहिए, साइंटिफिक फैक्ट्स जो है जिससे बच्चा अचीव कर सके इन एक्टिविटीज़ से और एक्सपेरिमेंट से। तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट एट अपर प्राइमरी लेवल नॉट रिलेटेड विद लर्निंग प्रिंसिपल ऑफ साइंस। ठीक है, कि यानी कि आप डिटेल्ड में चले जाएं तो वो एक लर्निंग प्रिंसिपल नहीं है। लर्निंग प्रिंसिपल क्या है अपर प्राइमरी स्टेज पर? एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग ये मैंने बता दिए हैं आपको कि हैंड्स ऑन एक्टिविटी को प्रमोट करता है, दूसरा वर्किंग मॉडल्स को प्रमोट करता है, साइंटिफिक फैक्ट्स जिससे हमारे क्लियर हो जाएं, इस तरीके के प्रिंसिपल्स होने चाहिए। वो किससे क्लियर होंगे? एक्टिविटी से और एक्सपेरिमेंट से। तो ये सब हमारे ठीक हैं, ये भी ठीक है, लेकिन ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ये एक लर्निंग प्रिंसिपल ऑफ साइंस के अंदर नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। व्हाट शुड बी द बेस्ट बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का सबसे अच्छा आधार क्या होना चाहिए? सिंप्लिसिटी, एडुकेटिव, बेस्ट सुटेबल फॉर प्रोवाइडिंग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, या डी इंटरेस्ट यानी कि दिलचस्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेस्ट बेसिस, अधिगम सामग्री का चयन करने का सबसे अच्छा आधार बेस क्या होना चाहिए लर्निंग मटेरियल का? तो देखिए सी जिन लोगों भी आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, बेस्ट सुटेबल फॉर प्रोवाइडिंग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। इसी को हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं साइंस में। तो जहाँ भी आप एक्सपेरिमेंटल बेस्ड या एक्टिव लर्निंग, इसको मैंने प्रीवियसली भी एक्सप्लेन किया है, तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई। 9 को डिस्कस करते हैं। फार्मर वॉन्ट टू सेपरेट द सीरियल्स फ्रॉम स्टॉल, दिस कैन बी अचीव बाय द प्रोसेस कॉल्ड। एक किसान अनाज को डंठल से अलग करना चाहता है, यह किस प्रकार की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? भाई जो अनाज होता है वो जो स्टेम होता है उसका, उसको डंठल बोलते हैं, हिंदी में स्टॉल बोलते हैं। तो जो सीरियल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? ऊपर की साइड लगे होते हैं। तो इसको इससे पृथक करने की जो विधि होती है वो कौन सी हो सकती है? ए थ्रेशिंग हो सकती है, बी विनोइंग हो सकती है, सी हार्वेस्टिंग हो सकती है, डी हैंड पिकिंग हो सकती है। आंसर करें, क्या करेक्ट आंसर रहेगा? तो देखिए थ्रेसिंग आपने सुना होगा, जो थ्रेसिंग मशीन भी आती है, एक बड़ी सी मशीन आती है, वो क्या करती है? सीरियल्स को जो उनका बेस होता है, जो इनका स्टेम होता है, उससे पृथक करने यानी सेपरेट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है हमारे पास? थ्रेसर बोलते हैं। जिससे दोनों एडिएबल पार्ट ऑफ ग्रेन, यानी कि एडिएबल मतलब जो खाने योग्य पार्ट होता है अनाज का, और जो क्रॉप का जो हस्क होता है, स्ट्रॉ होता है, उसको अलग करने की जो प्रोसेस होती है, तो ये क्या कहलाती है हमारे पास? ये थ्रेसिंग कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 साइंस टीचिंग एट अपर प्राइमरी स्टेज एम इज टू। एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के आधार पर ऊपरी प्राथमिक स्तरीय पर विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य क्या है? हेल्पिंग स्टूडेंट टू एक्वायर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन लर्निंग ऑफ साइंस, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट, relating classroom learning to the outside learning of the school, promoting human values and knowledge basis for
पीसफुल साइंस। बताएं भाई क्या होगा हमारे पास करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आई होप आप लोग आंसर कर सकते हैं इजीली। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल आपके माइंड में स्टक कर रहा होगा कि रिलेटिंग क्लासरूम लर्निंग टू द लाइफ आउटसाइड द स्कूल। इसको हम काफ़ी डीपली स्टडी कर चुके हैं और इसी पे ही हम प्रैक्टिस क्वेश्चन रख रहे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको आप कभी भी मिस मत कीजिएगा। और वो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वो एक डेफिनेट कॉन्सेप्ट पर आधारित है, कुछ ही पॉइंट्स पर आधारित है, चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो। तो देखिए हमें आउटसाइड से लर्न करना है, जो लर्निंग है उसको आउटसाइड लाइफ से हमें कनेक्ट करके चलना है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन भी। तो ये थे हमारे मैराथन सीरीज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस जिसको आज हमने डिस्कस किया। पसंद आया तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा फॉर नौकरी को इसी तरीके के सेशंस को ज्वाइन करने के लिए। दिस वॉज अभिषेक त्यागी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।